जैसा कि आप सभी को पता है, स्वगणना का कार्य शुरू हो चुका है। यह स्वगणना 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक चलेगी। आप घर बैठे पोर्टल के माध्यम से अपने मकान और परिवार के बारे में स्वगणना कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रगणक को आसानी होगी और आप अपना डेटा सुरक्षित रूप से खुद के संयम तरीके से भर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्वगणना पोर्टल के माध्यम से कैसे खुद के मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। आप गूगल का ब्राउजर ओपन करिए, उसमें टाइप कीजिए सेंसस। पहली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, तब यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। ध्यान है, स्वगणना की जो अवधि है यानी टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक है और एक मोबाइल नंबर से आप केवल एक ही घर की यानी एक ही मुखिया की, जो घर का मुखिया है, उसकी गणना कर सकते हैं। अगर आप दूसरे परिवार की गणना करेंगे तो उसके लिए दूसरा मोबाइल नंबर ज़रूरी होगा। अब आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी स्टेट हो। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ इंटर यानी टाइप करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ वेलकम स्क्रीन आएगी, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, पढ़ सकते हैं, दिशा निर्देश। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ पर अपने परिवार के मुखिया का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। जैसे कि इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस आता है कि अगर आपने एक बार मुखिया का नाम भर दिया तो उसके बाद आप मुखिया का नाम बदल नहीं सकते। तो सही से करेक्टली अपने घर के मुखिया का नाम भरें। उसके बाद घर के मुखिया का मोबाइल नंबर, अगर उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो परिवार के किसी भी एक सदस्य का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वो यहाँ भर दें। ईमेल ऑप्शनल है, आप चाहे तो भर सकते हैं, नहीं से खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, जिस लैंग्वेज में आप ये डिटेल्स भरने में सुटेबल हो। जैसा कि हम यहाँ पर हिंदी चूज करेंगे, जिससे समझने में आसानी रहेगी। और आपके मोबाइल पर आए हुए ओटीपी यहाँ भरेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी भरने के बाद आपके सामने कुछ दिशा निर्देश फिर से आएंगे। आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखेंगे आपको इन स्टेप्स में अपनी गणना पूरी करनी होगी। इसके नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपका राज्य सिलेक्ट होगा, यहाँ से अपना जिला सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपका जो एरिया पिन कोड है वो पिन कोड दर्ज करें। उसके बाद ग्राम या नगर या स्थान, हेमलेट या लैंडमार्क यहाँ पर भरें। आपका जो एरिया है, लैंडमार्क लोकेलिटी है, उस जगह का नाम यहाँ पर भरेंगे और खोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जैसे ही आप अपनी लोकेलिटी भरेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखिए बहुत सारी लोकेशंस आएंगी। यहाँ पर जो आपकी लोकेशन हो उसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर लिखकर आएगा लोकेशन मिल गया। कृपया मानचित्र पर मार्कर को अपने घर तक खींचें या ड्रैग करें। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका मानचित्र है यहाँ पर देखेंगे, 2 फिंगर से आपको इसको एक्सपेंड करना है इस तरह से, ठीक है। तो आप जैसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर देखिए मानचित्र पर आपका एरिया दिखता जाएगा, ठीक है। और ये जो रेड कलर का है ये लोकेशन पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। जहां पर आप इसे छोड़ देंगे वहीं पर देखिए आपका लोकेशन मिल जाएगा। जहां पर आपकी लोकेशन है उसका नेम आप पढ़ लें, ठीक है। तब वहां पर आपको इसे छोड़ देना है, रेड कलर का जैसे यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा तो आपके आवास का स्थान का अक्षांश और देशांतर लिखकर आ जाएगा। अब स्थान की पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से आपका स्थान जो है मिल गया है। स्थान की पुष्टि करने के बाद नीचे देखेंगे ऑप्शन मिलेगा सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर स्थान आपको सही से नहीं मिला है तो पुनः स्थापित करना, इस पर क्लिक करके फिर से अपनी लोकेशन सर्च करेंगे। ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे, मैप पर 2 फिंगर से आपको टच करके आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करते जाना है और जहां पर आपके घर की लोकेशन मिल जाए, मोहल्ला मिल जाए, वहां पर आपको छोड़कर अक्षांश और देशांतर पर पुष्टि कर देना है। चलिए, हमें मिल चुका है, तो हम सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका स्थान भी लिख कर आ जाएगा, अगर सही है तो हाँ पर क्लिक करें। उसके बाद अब आता है जनगणना मकान का विवरण। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको जानकारी देनी है। सबसे पहले जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, आपका जो घर का फर्श बना है वो किस सामग्री का बना है, मिट्टी, लकड़ी या बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक, फर्श की टाइल या अन्य कोई।
यहाँ पे हम आपकी एक कंफ्यूजन और दूर कर दें, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे आपके घर में कोई एक कमरा जो है टाइल से बना हुआ है फर्श उसका, और अदर जो कमरे सीमेंटेड हैं, तो इस बात का ध्यान रखें घर में जो मैक्सिमम जो अमाउंट दिखे, ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट घर में यूज हुआ हो वो चीज़ आपको भरनी है, यहाँ पर वो सामग्री आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे 3 कमरों में सीमेंट यूज हुआ है और एक कमरे में पत्थर या टाइल लगा है, तो आपको सीमेंट यूज करना है। 2 कमरों में मिट्टी का जो फर्श है और एक कमरा पक्का फर्श है सीमेंट वगैरह का, तो आपको मिट्टी यूज करना है। इस तरह से आप समझ चुके हैं कि जो मैक्सिमम यूज है वो आपको यहाँ पर सामग्री देनी है। चलिए, जैसा कि हमने सीमेंट इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आता है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जो आपके मकान की दीवार है वो किससे बनी है? घास फूस, बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ, जीआई या धातु, एस्बेस्टस, चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट या अन्य कोई। जैसे कि वैसे हमने बताया जो मैक्सिमम यूज हुआ हो आपकी दीवारों में, जैसे 3 कमरे में दीवारों में ईंटें यूज हुई हैं, प्लास्टर नहीं हुआ है, पत्थर वगैरह यूज नहीं है, तो वो से आप देख लें, मिट्टी कच्ची पक्की जो भी है। हमने जैसे कि यहाँ पर लिखा है पक्की ईंट की बनी है। उसके बाद नीचे आते हैं जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री। छत आपकी किसकी बनी है? यहाँ पर देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से पक्की ईंट की बनी है, कंक्रीट वगैरह की है, कंक्रीट जैसे जो आरसीसी का जो लिंटर होता है वो कंक्रीट में आता है। जिससे बनी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति, जनगणना मकान की कंडीशन क्या है? अच्छी है या केवल रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, मतलब ऐसा ही टूटा फूटा है तो जीर्ण शीर्ण कैटेगरी में आएगा। अच्छा है तो ये फर्स्ट क्लास में आ जाता है, ठीक है, वेरी गुड। और रहने योग्य मतलब नॉर्मल है, एवरेज है, रहने योग्य है। इनमें से जिस कैटेगरी में आपका मकान हो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। यहाँ पर फिर से अगर क्या आप जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें। अब सामान्य जानकारी आपको देनी है। यहाँ पर परिवार से संबंधित, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, आपके परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें ध्यान रखें। आपके परिवार के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की संख्या को काउंट किया जाएगा। अगर घर में छोटा बच्चा है, गोद में ही बच्चा है, फिर भी उससे परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या में काउंट किया जाएगा, ठीक है। परिवार से मतलब हम आपको एक और बता दें, अगर मान लें आपके घर में 2 परिवार रहते हैं और वो दोनों परिवार एक ही रसोई से खाना खाते हैं, एक ही रसोई साझा करते हैं, तो वो पूरा एक परिवार माना जाएंगे। अगर वो दोनों परिवार अलग अलग रसोई से खाना खाते हैं तो वो अलग अलग परिवार माने जाएंगे, मतलब 2 परिवार माने जाएंगे। तो उनकी जो स्वगणना है अलग अलग करनी होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपके घर में मतलब फादर हैं, आपके फादर के भाई यानी चाचा वगैरह हैं, एक ही परिवार में रहते हैं और एक ही रसोई से खाना बनता है, तब आप उसे एक ही परिवार मानेंगे और वहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, भर देंगे संख्या। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आपका ऑलरेडी आ रहा होगा। यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ हिंदी में भरना है। यहाँ पर कीबोर्ड भी दिया गया है, हिंदी कीबोर्ड, इस पर क्लिक करके इससे भर सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल में कीबोर्ड जो होगा एक हिंदी कीबोर्ड होता है, या फिर जो हिंदी वाला कीबोर्ड, उससे मुखिया का नाम हिंदी में भर दें। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग, मतलब जेंडर क्या है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी आ गया है, वो भी एक जनगणना में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो जेंडर हो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अन्य, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर आप जातियां देख सकते हैं। जातियों से संबंधित आपको बताते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस बार जो जनरल, ओबीसी और जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम को यहाँ पर जो है माइनॉरिटी में नहीं लिखा गया है। जो मुस्लिम है वो यहाँ पर एससी कैटेगरी में हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम को छोड़कर अदर जो कैटेगरीज हैं वो एसटी में हो सकती हैं, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम कैटेगरी में एससी का है तो यहाँ पर उसे अनुसूचित जाति में सिलेक्ट करेंगे, और अदर जो रिलीजन है उसकी कोई कैटेगरी आती है वो एसटी में आएंगे। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है, जो मुस्लिम है वो एससी हो सकते हैं लेकिन एसटी नहीं हो सकते हैं, और अगर मुस्लिम एससी नहीं है तो वो अन्य में आएंगे, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, या मुस्लिम में आप एससी नहीं हैं, तो आप अन्य सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे केस में मुस्लिम है, या फिर मतलब ओबीसी है या जनरल है, लेकिन मुस्लिम अगर है तो एससी नहीं है, तो हमने अन्य सिलेक्ट किया। समझ चुके हैं ना? अन्य में कौन कौन सी आनी है? ओबीसी, जनरल और मुस्लिम जो एससी नहीं है,
ओके, यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, फिर भी कंफ्यूज है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब ये मकान किसका है, अपना है, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, अगर अपना नहीं है, किराए पे रह रहे हैं लेकिन अपना मकान कहीं और बना है। अगला ऑप्शन किराए का मकान है, अपना कोई मकान नहीं है। अगला ऑप्शन है अन्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर खुद का मकान है तो अपना सिलेक्ट करें, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपका कहीं मकान नहीं है तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट होगा। आप किराए के मकान में रह रहे हैं लेकिन कहीं और मकान आपका बना हुआ है तो दूसरा सिलेक्ट होगा। यहाँ पर जो सुटेबल हो आप वो सिलेक्ट करें। उसके बाद रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, आपके मकान में रहने योग्य कमरे कितने हैं, ये आई बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम या गलियारे और बरामदे की गिनती रहने योग्य कमरों के रूप में नहीं की जाएगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर किसी भी क्वेश्चन को भरने में या एंट्री को भरने में आप कंफ्यूज होते हैं तो जो आई बटन है इस पर क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन दे देगा आपको क्या भरना है। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, तो रहने योग्य कमरा का मतलब यही होता है ऐसा कमरा जिससे आप यूज करते हो, जिसमें सही से रहा जा सके, उठना बैठना सोना ये सब किया जा सके। वो आपके घर में कितने हैं कमरे, वो संख्या यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, अब इसमें भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आई बटन पर टैप करें, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिख जाएगी विवाहित दंपति। उन दंपतियों की गणना की जाए जो सामान्य निवासी हैं, भले ही पति पत्नी में से हो या अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हो। यहाँ पर देखिए एक चीज और आ रही है, जैसे घर से कोई कैंडिडेट बाहर गया हुआ है लेकिन वो मैरिड है तो क्या होगा, उसकी भी काउंटिंग होगी। मतलब उसकी अगर वाइफ घर पर है और वो पुरुष कहीं बाहर गया हुआ है, कहीं जॉब के मसले से किसी भी तरीके से, लेकिन उसकी मैरिड पर्सन में घर में काउंटिंग की जाएगी। और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग भी दंपतियों की कैटेगरी में यहाँ पर इस बार शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर दंपतियों की संख्या कैसे ली जाएगी, दंपतियों की संख्या आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे कि कोई एक पुरुष है और उसकी दो पत्नियां हैं तो यहाँ पर दंपतियों की संख्या 2 मानी जाएगी। कहने का मतलब है महिलाओं की संख्या के अकॉर्डिंग टोटल संख्या ली जाएगी। अगर 2 पुरुष हैं, उसके उन दोनों की एक पत्नी है तो दंपति एक माना जाएगा। अब समझ चुके होंगे। अगर आपके घर में 2 पुरुष है और दोनों की एक एक अपनी अपनी बीवी है, ठीक है, तो वहां पर दंपतियों की संख्या 2 होगी, तो वो संख्या भर देंगे। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से नोटिफिकेशन आएगा कि आप सुनिश्चित हैं और जारी रखना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करेंगे। अब आता है सुविधाएं, देखेंगे यहाँ पर परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। सबसे पहले आता है पेयजल का मुख्य स्रोत। आपके घर में पानी पीने जो योग्य होता है, ये समझिएगा, जो पानी पीने के योग्य है उसकी यहाँ पर उपलब्धता कि आपको किस तरह से वो मिलता है। इसमें भी अगर कंफ्यूज हो तो आई बटन पर टच करके आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि एक परिवार 2 या 2 से अधिक स्रोतों से पानी प्राप्त करता है तो परिवार द्वारा वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अथवा अधिक समय तक जिस स्रोत का उपयोग किया गया हो उसे दर्ज किया जाना चाहिए। यहाँ पर हर चीज में मैक्सिमम टाइम की बात हो रही है या मैक्सिमम क्वांटिटी की बात हो रही है, जैसा कि फर्श, छत और दीवार के मामले में था। वैसे यहाँ पर जैसे नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी कम अनउपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, सीलबंद पैकेट या बोतल का पानी या अन्य स्रोत। अब यहाँ पर ये बात समझिए, जैसे किसी के घर में आरओ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है आप अन्य में सिलेक्ट करके आरओ भर देंगे। इसका मतलब ये है वो पानी आपका आता कहाँ से है, क्योंकि वो आप खुद से फिल्टर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है आरओ। तो अगर अनउपचारित स्रोत से आता है, जैसे सप्लाई का वाटर आ रहा है आपका टंकी का, तो उसमें क्लोरीन वगैरह टंकी में डाली जाती है, तो नल का पानी उपचारित स्रोत से हो जाएगा क्योंकि वो पानी जो है शुद्ध रूप से किया हुआ आता है। ठीक है, अगर कुएं से आप पानी लाते हैं, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, इनमें से जो सुटेबल हो वो आप भर लें। और अगर आपके घर में समरसेबल लगी हुई है तो यहाँ पर ट्यूबवेल ऑब्लिक बोरवेल जो होता है, समरसेबल बोरवेल में आती है, वो भरेंगे। ठीक है, अब नीचे आता है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या फिर दूर है। अब यहाँ पर ये बात भी देखिए, अगर आप जो स्रोत है, ठीक है, जो पानी पीने का
वो आपके जो बाउंड्री है घर में है या फिर उसके करीब है या फिर दूर है। इसमें क्या कैटेगरी रखी है, आइए इस भी देख लेते हैं। पेयजल का स्रोत परिसर के पास जब उपलब्ध स्रोत शहरी क्षेत्रों में परिसर से 100 मीटर की दूरी के अंदर, ठीक है, पास तब माना जाएगा। जो सिटी है 100 मीटर की दूरी पर है तब वो पास माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर की दूरी पर है तब वो पास माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके घर में लगा हुआ है हैंडपंप वगैरह तो अंदर लिख देंगे, अगर बाहर है आपके घर से तो निकट लिख देंगे, और ज्यादा दूर है तो 100 मीटर से दूर और 500 मीटर से दूर ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से दूर होना चाहिए, तभी आप दूर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से पानी प्राप्त करते हैं तो। जैसे कि मेरे परिसर के निकट है या परिसर के अंदर है, घर में है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है प्रकाश का मुख्य स्रोत। बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य प्रकाश रहित। अब यहाँ पर भी वही बात है। बिजली का स्रोत का मतलब ये है आप अपने घर में मोस्टली रोशनी किस स्रोत से ज्यादातर करते हैं। ऐसा नहीं है पता चले किसी गांव या शहर में 5 घंटे लाइट आती है, आप बाद बाकी घंटों में या समय में जो है रोशनी के लिए मिट्टी का तेल है या लालटेन है, डिब्बी है, या अदर इमरजेंसी बैटरी वगैरह यूज करते हैं, सोलर सेल यूज करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज आती है, अधिकतम समय के लिए जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे। अगर मैक्सिमम आवर्स लाइट आती है तो बिजली भर देंगे, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, तो इनमें से जो सुटेबिलिटी हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब आता है शौचालय की उपलब्धता। ठीक है, वॉशरूम जो आपके घर में है, केवल अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो केवल परिवार के उपयोग के लिए है, या अन्य परिवारों के साथ साझा करते हैं, जैसे 2 फैमिली एक साथ रहती हैं तो दोनों फैमिली एक ही वॉशरूम में जाती हैं। सार्वजनिक शौचालय अगर आप यूज करते हैं, अगर आपके घर में नहीं है, आप जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है बाहर जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके परिवार की स्थिति को देखते हुए वो भरें। उसके बाद अगर नहीं है तो खुले में जाते हैं तो वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर था तो हमने भर दिया। अब आता है शौचालय का प्रकार। फ्लश या पॉर फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, जैसे पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक बना है, या अन्य पद्धति है। आपके घर में कैसा टैंक बना है, सेप्टिक टैंक है या पाइप सीवर पद्धति। पाइप सीवर मतलब जो आती है नगर पालिका की तरफ से, वो पाइप डाल के फिर सफाई होती है टैंक की, वो होता है। तो आपके घर में जो टैंक बना हो वॉशरूम का वो यहाँ पर देख लेंगे। अगर 2 गड्ढा शौचालय है, स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, या स्लैब के बिना खुला हुआ गड्ढा, या एकल गड्ढा शौचालय, या सर्विस शौचालय, इसमें से देखेंगे जो है, या मानव मल मूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग। जैसे तुमने देखा होगा झोपड़पट्टियों वगैरह में, शहरों में ऐसे कई जगह होते हैं जहाँ पर लोग डायरेक्ट जो वॉशरूम बना देते हैं और उसका जो मल है वो डायरेक्ट नालियों में जाता है। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब आता है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। गंदे पानी की निकासी मतलब आपका जो नाली है, वॉशरूम वगैरह जो होता है या फिर बाथरूम है, उसका पानी जाता है, किचन का गंदा पानी, वो आपके घर से जो गुजरता है बाहर की नालियों के लिए, वो ढकी नाली से जुड़ा है या खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं जुड़ा। अब यहाँ पर भी एक समझने वाली बात ये है, मान लीजिए आपके घर से जो नाली निकली वो तो आपने ढक दी, ठीक है, और जो नाली जिसमें पानी जा रहा है कंटिन्यू, वो नाली खुली है, तो ढकी हुई नाली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी नाली ढकी हुई है, जो मेन नाली है वो ढकी हुई नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर भी कंफ्यूज है तो आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर देख लें। जैसे अवशिष्ट पानी रसोई, स्नानघर और धुलाई से निकलने वाले पानी को शामिल करता है, लेकिन शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट को शामिल नहीं करना। जैसे कि हमने बताया, रसोई घर, स्नानघर और धुलाई वाला पानी आपका खुली नाली से जा रहा है, बंद नाली से जा रहा है, वो यहाँ पर देख लें, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा है कि नहीं है, आपको नहाने की जो सुविधा है आपके घर में वो है या नहीं। अगर है तो स्नान घर है, बाथरूम है, अगर है तो छत के बिना है, ठीक है, वो आप चूज कर लें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें। अब आता है यहाँ पर रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। आप घर में अपना खाना बनाते हैं, किससे बनाते हैं, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है। पीएनजी जो होता है पाइपलाइन वाला गैस का कनेक्शन होता है, एलपीजी जो अपना गैस सिलेंडर आपका आता है वो होता है। एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं है, इनमें से अगर है तो पहला ऑप्शन चूज करें, नहीं है तो दूसरा ऑप्शन चूज करें। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है आपके घर में खाना तो बनता है लेकिन सेपरेटली तौर से रसोई घर नहीं होता है, बहुत से घरों में ऐसा होता है। तब वहां पर भी क्या होता है, गैस सिलेंडर होता है लेकिन साइड में अपना चूल्हा रख के नीचे फर्श पर वो अपना खाना बना लेते हैं, रसोई घर नहीं होता है। तब यहाँ पर देखेंगे अगर रसोई घर नहीं है तब ये वाले ऑप्शन में आपको चूज करना है। चूज करना कोई एक ही ऑप्शन है, आपको सभी नहीं करने। अगला खुले में
या घर के बाहर खाना पकाते हैं या खाना नहीं पकाते। कभी कभी ऐसा भी केस होता है जैसे कि जो स्टूडेंट्स वगैरह बाहर रहने गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एक परिवार माना जाएंगे। जैसे कि अगर खाना बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है खाना नहीं बनाते, बाहर से खा लेते हैं, तो इस केस में खाना नहीं बनाते वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपके केस में जो हो वो उसे सिलेक्ट कर लें। अब आता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। ईंधन क्या होता है, फ्यूल क्या यूज करते हैं घर में खाना पकाने के लिए। जलाऊ लकड़ी है, फसल का अवशेष है, उपला, पक्का कोयला, लिमोलाइट, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी। अगर आपके घर में एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन होगा तो सिंपल सा ऑप्शन ये सिलेक्ट कर लेंगे, मोस्टली ये घरों में है, ठीक है। या बिजली हीटर वगैरह से बनाते हैं, या फिर जो है सौर ऊर्जा, अन्य कोई। इनमें से सुटेबल ऑप्शन चूज करने के बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर से आएगा क्या आप सुनिश्चित हैं और जारी रखना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करें। अब अगला आता है 5 नंबर, परिसंपत्तियां। अब परिसंपत्तियां में देखिए यहाँ पर आपके घर में उपलब्ध जो परिसंपत्तियां उनके बारे में जानकारी देनी है आपको। पहला है रेडियो या ट्रांजिस्टर। ये बहुत पुराने समय में चला करते थे, लेकिन आज के वक्त में क्या है, मोबाइल ने हर चीज को खा लिया है। घड़ी, टेलीविजन, रेडियो वगैरह वगैरह। खैर ये अलग बात है। यहाँ पर अगर आपके घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर देखेंगे पहला परंपरागत या रेडियो सेट है, जैसे पहले जमाने में चला करते थे, तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप रेडियो ट्रांजिस्टर अपने मोबाइल या स्मार्टफोन पर सुनते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, या किसी अन्य उपकरण पर सुनते हैं रेडियो ट्रांजिस्टर तो ये वाला चूज करें। मोस्टली मोबाइल में भी आने लगा रेडियो ट्रांजिस्टर। या अगर परंपरागत पहले से आपका चालू अवस्था में, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, चालू अवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दादा परदादा का रखा हुआ है निशानी के तौर से, तो वो नहीं भरना है आपको, ठीक है। क्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम मोबाइल पे सुनते हैं, हमने चूज कर लिया। अगर नहीं है कुछ भी, मोबाइल भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, तो नहीं पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। अब बात आती है टेलीविजन। क्या आपके घर में टेलीविजन है? हाँ, अगर है तो दूरदर्शन मुफ्त डिश है, डिश नहीं लगी हुई है, केवल दूरदर्शन चल रहा है। डीटीएच या डिश है, या केबल कनेक्शन है, या कोई अन्य। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट सुविधा। अगर आपके घर में इंटरनेट सुविधा है, अगर हाँ है तो इंटरनेट किसके माध्यम से चलाते हैं? लैपटॉप या कंप्यूटर में चलाते हैं, मोबाइल या स्मार्टफोन में चलाते हैं, या किसी अन्य उपकरण जैसे वाईफाई वगैरह उसमें यूज करते हैं? अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे। जैसे मोस्टली इसमें भी वही चीज ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप जो अधिकतम जो चीज है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो मैक्सिमम चीज है वही आपको भरनी है। ऐसा नहीं है कि घर में एक बंदे के पास मोबाइल है और इंटरनेट या अन्य उपकरण के माध्यम से यूज हो रहा है तो मोबाइल नहीं भरेंगे, जो अन्य उपकरण मैक्सिमम इंटरनेट जिससे प्रोवाइड हो रहा है वो भरेंगे। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल स्मार्टफोन चलाते हैं तो ये सिलेक्ट कर लिया। नहीं है तो सिंपली आप नहीं भी कर सकते हैं। अब लैपटॉप या कंप्यूटर, अगर आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो वहां पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर टैबलेट को लैपटॉप या कंप्यूटर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फोन या स्मार्टफोन, ये अगर आपके पास हैं, अगर हैं तो केवल लैंडलाइन, जो पुराने कनेक्शन लैंडलाइन चलते थे अभी भी चलते हैं, अगर लैंडलाइन फोन है तो पहला वाला ऑप्शन। अगर मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मतलब जैसे टच वाला वो है तो ये वाला चूज करेंगे। अन्य साधारण फोन जो है कीपैड वाला होता है वो है तो ये सिलेक्ट करेंगे। कई कई परिवारों में क्या होता है, स्मार्टफोन और कीपैड वाले फोन दोनों होते हैं तो दोनों सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड, ये आपके घर में है या नहीं? साइकिल है या स्कूटर है, या दोनों है या नहीं है, या साइकिल स्कूटर दोनों है तो दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। केवल साइकिल है तो साइकिल। अब आता है कार, जीप या वैन। आपके घर में कार है, जीप या वैन है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो कार और जीप या वैन में शामिल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया गया, केवल कार या जीप या वैन को ही शामिल किया गया। उसके बाद परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज। आप वर्ष भर में या अपने दैनिक जीवन में जो जीवन यापन करने के लिए मैक्सिमम अनाज कौन सा यूज करते हैं? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या कोई अन्य, ठीक है। अब जैसा नहीं आपने एक महीना मान लो मक्का खाया, ठीक है, तो आपने मक्का भी लिख दिया, कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन 4 महीने आप गेहूं खा रहे हैं, तो जैसा कि हम हर बार बता रहे हैं, जो मैक्सिमम समय के लिए आप यूज करते हो वो चीज दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पर हम गेहूं खा रहे हैं ज्यादातर तो गेहूं क्लिक कर दिया। और फाइनली आता है मोबाइल नंबर।
जो कि केवल जनगणना प्रयोजनार्थ होगा। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका दर्ज हो गया है और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर पहले से भरा होगा आपका, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन किया है। अब इतना करने के बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर से पॉपअप आएगा, आप सुनिश्चित हैं और जारी रखना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें। अब ये देखिए 6 नंबर हो गया, पूर्वालोकन कर पुष्टि करें। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पूर्वालोकन परिवार पंजीकरण विवरण पूरा एक लिस्ट में खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या भरा क्या नहीं भरा, ठीक है, मुखिया का नाम, ठीक है, ये क्या चीज आपने दिखाई पैसा के अंदर, सारी डिटेल एक सार में आ जाएंगी। ठीक है, आप सही से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। संशोधन के लिए वापस जाएं, वापस पे क्लिक करेंगे तो फिर से अपनी डिटेल दोबारा से संशोधित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दोबारा से सिलेक्ट करके भर सकते हैं। ड्राफ्ट के रूप में सहेजें या सेव करें, ड्राफ्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ करेक्ट है, सही है, तो आपको पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आएगा ऑप्शन, यहाँ पर पॉपअप, अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें। इस तरह से देखेंगे सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, आपका स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और आपकी स्वगणना पहचान संख्या यानी SEID आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब जब आपके घर पर प्रगणक जो जनगणना करने आएंगे, मकान गणना करने आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी स्वगणना की है खुद से पोर्टल पर, तो आप बताएंगे अगर की होगी हाँ, और आप उनको ये वाली आईडी दिखा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ये आईडी आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज द्वारा मिल जाएगी और आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या नोट डाउन कर लें। जब आप ये आईडी उनको देंगे, वो जैसे ही अपने सिस्टम में या मोबाइल में ये आईडी डालेंगे तो आपके द्वारा भरी हुई सारी प्रविष्टियां, एंट्रीज उनके सिस्टम पर खुल जाएंगी। अगर लगता है उनको कोई गलती है, आपको लगता है कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो वो करेक्ट कर सकते हैं और आपसे पूछ कर प्रविष्टियों के बारे में कि आपने जो भरा है सब कुछ सही है, तो आप बता देंगे हाँ सही है। तब वो फाइनली जो है वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। तब आपकी स्वगणना का जो फाइनल सबमिशन है कंप्लीट कर दिया जाएगा और इससे आपकी समय की बचत होगी और वहां पर उनके सामने खड़े होकर 30 लगभग 15-20 मिनट तक 30 या 34 सवालों का जवाब नहीं देना होगा। तो इसलिए स्वगणना जरूरी है, आप जल्दी से कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे